हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं एसएसटी का अगला प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। और दोस्तों, आपकी कैसी तैयारी चल रही है? उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी जो है कि बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, उसी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए हम लोग जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं और आगे भी करते रहेंगे। और आगे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के बाद जो है कि बहुत सारे प्रैक्टिस सेट और भी करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। जो लोग भी चैनल पे नए होंगे, पहली बार विजिट किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको डेली बाई डेली जो है एसएसटी की क्लास मिलती रहती है। और जल्द ही आपको सभी जो है कि विषयों की क्लास जो है जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके रहा सामने, और क्वेश्चन का ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक है, दिया है पहला क्वेश्चन कि पवन के निक्षेपण को डैश कहा जाता है। तो पवन के निक्षेपण को क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन रहे लोयस यानी कि चिकनी मिट्टी, दूसरा है आपका छत्रक शैल, तीसरा है आपका हिमोड़, और चौथा है आपका स्टैग। तो पवन के निक्षेपण को क्या कहा जाता है? अगर दोस्तों आपको पता होगा इस चीज़ को तो ठीक है, नहीं पता है तो ये जान लीजिए कि पवन के निक्षेपण को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो लोयस कहा जाता है। अतः आपका राइट आंसर जो बनेगा तो क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये जो है सभी जो है क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल निकाय में मिलती है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं, तटबंध कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं, या नदी का मुहाना कहते हैं? तो देखिए, अगर हम बात करें दोस्तों कि जब कोई नदी आकर किसी और दूसरे जल निकाय में मिलती है तो वह क्या कहलाता है या उसे कहते हैं, तो नदी मुहाना कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी का मुहाना कहते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन रहा आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्न सूचीबद्ध विशेषताओं पर विचार कीजिए और वनों के प्रकार की पहचान कीजिए। इसमें 3 जो है पहचान दिए गए हैं और कि किस तरीके के वन हैं आपको ये पहचानना है। ये नीचे आपके कूट वाले क्वेश्चंस दिए गए हैं, या 4 प्रकार के वनों के बारे में बताया गया। तो ये पहचान करके आपको बताना है कि इनमें चारों में से कौन सी वन की जो है विशेषताएँ दी गई हैं। पहला है देखिए, यह वन जो है सघन है और यहाँ पूरे वर्ष वर्षा होती है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद दिया है रोजवुड, आबुनस, महोगनी, इस प्रकार के वनों के कुछ क्या है, महत्वपूर्ण वृक्ष हैं, यानी ये उन वनों में महत्वपूर्ण वृक्ष पाए जाते हैं। उसके बाद दिया है कि ये वन भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। तो यह कैसे जो है कि होंगे? देखिए, शंकुधारी वन कहाँ पे होते हैं? शीतोष्ण स्थानों पे होते हैं, तो होगा नहीं। शीतोष्ण सदाबहार वन भी नहीं होगा। ये कहाँ है? उष्ण कटिबंध के पास, और वे भूमध्य रेखा के पास में है, यानी गर्मी वहाँ पर अधिक होगी। और चूंकि दिया है कि ये सघन होते हैं, तो सघन होंगे तो सदाबहार होंगे। और चूंकि उष्ण कटिबंध के पास है तो उष्ण कटिबंधीय और ऊपर से सदाबहार, तो ये किस टाइप के वन हो जाएंगे? तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होंगे, क्योंकि पूरे वर्ष वर्षा भी होती है और वे सघन भी हैं, यानी बहुत घना है। तो आप सोच सकते हैं कि वो सदाबहार होगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। यानी कि ये जो वनों की विशेषता दी गई थी, किस प्रकार के वन की विशेषता दी गई थी? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के प्रकार की विशेषता दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास का अर्थ है, दिया है मुख्यतः नवीकरणीय संसाधनों का संरक्षण, संसाधनों का सीमित उपयोग, अपनी संतानों एवं संबंधियों के लिए संसाधनों का बचाव, या सभी तरह के संसाधनों का संरक्षण करना और केवल आवश्यकता अनुसार उपयोग करना तथा भविष्य के लिए बचाना। तो देखिए, सतत विकास का अर्थ होता है, उसको और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसको टिकाऊ विकास भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा कि ऑप्शन नंबर डी, कि सतत विकास का अर्थ ये होता है कि हम सभी तरीके के संसाधनों का क्या करें, संरक्षण भी करें और उनका उपयोग तो करें, पर केवल आवश्यकता अनुसार ही उपयोग करें, ताकि जितना भी हम उसका संरक्षण कर सकेंगे तो भविष्य में क्या होगा, वो उपयोग करने के लिए बचा रहेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन।
पांचवा क्वेश्चन है कि चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया निम्न में से किस खनिज के अग्रणी उत्पादक देश हैं, यानी कि किसका उत्पादक जो है कि अधिक करते हैं ये तीनों देश, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया। ऑप्शन आपका है सीसा, टीन, निकेल और जस्ता। क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। तो देखिए, चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो खनिज के अग्रणी उत्पादक हैं वो है किसके, टीन के। यहाँ पर ये जो है तीनों देश जो है टीन के क्या हैं, अग्रणी उत्पादक देश हैं। अगला क्वेश्चन है कि सीढ़ीदार खेती में भूमि के सपाट टुकड़े के किनारों को ऊपर उठा दिया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहाड़ों पर जो है सीढ़ीदार खेती होती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये किनारों पे थोड़ा इस तरीके से उठा दिया जाता है। ये किनारों पे क्यों उठा दिया जाता है, आप सोचिए। ये सपाट है, इस पे खेती होती है, यहाँ पर खेती होती है, इस तरह से खेती होती है। तो ये जो किनारा है ये थोड़ा सा इस तरीके से उठा दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि ये किनारा जो है थोड़ा सा हल्का सा उठा दिया जाता है, ऐसा क्यों होता है? ताकि फसलों को कीटों से बचाया जा सके। क्या उसको ऊंचा करने से कीट नहीं लगेंगे? बिल्कुल नहीं। कि पानी भरा रह पाए, हाँ ये चीज़ हो सकता है कि मान लीजिए अगर आप पानी जो है कि भरेंगे इसमें, अगर ये ऐसे ऊंचा नहीं करेंगे तो पानी जो है बह जाएगा, ये कारण हो सकता है। खाद बह न जाए, खाद तो बहेगी नहीं क्योंकि वो मिल जाएगी। फसलों के बीच दूरी रखी जा सके, ये भी उसका एक सही रीज़न नहीं होगा। इसका जो सबसे सटीक रीज़न हो सकता है वो हो सकता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पानी भरा रह पाए, इस वजह से किनारों पे जो है समझिए जिस तरीके से मेड़बंदी की जाती है अपने खेतों में, किनारों पे क्या करते हैं, मेड़ियाँ बनाते हैं, उसको ऊँचा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इसको ऊँचा रखा जाता है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 बाजार से क्वेश्चन है। दिया है कि एक बाजार में अस्थायी दुकानें वे होती हैं जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं। तो अस्थायी दुकानों की विशेषताओं के बारे में सोचिए। तो जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं, बिल्कुल सही होते हैं, यानी कि जो अस्थायी दुकानें होती हैं वहाँ पर डेली जो है कि जो जिसकी दुकान होती है वो क्या होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं वो नियमित होते हैं, डेली दुकान खोलते हैं, डेली बंद करते हैं। उसके बाद दिया है जिनके पास शहर पंचायत और नगर निगम का जो है कि लाइसेंस होता है, ठीक है। उसके बाद तो ये बात भी सही है कि अस्थायी दुकानों के पास लाइसेंस होता है, चाहे वो नगर पंचायत हो, नगर निगम का लाइसेंस होता है। जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हों, ये भी सही है। स्थायी दुकानें इतने समय से होती हैं और जो मुख्यतः बड़े शहरों में होती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नहीं है सही है, यानी ए बी सी जो है बिल्कुल सही है। स्थानीय दुकानों के बारे में तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं और अभिकथन और कारण वाले, तो ध्यान दीजिएगा इन सभी चीज़ों पे। तो आंसर जो आपका सही होगा वो होगा ए बी सी, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दिया है कि नगर निगम में चुने गए सदस्यों को क्या कहते हैं? सीनेटर कहते हैं, प्रतिनिधि कहते हैं, अधिशासी यानी कि कार्यपालक कहते हैं, या पार्षद कहते हैं। तो बात करते हैं, अगर हम नगर निगम में चुने गए जो सदस्य होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, तो उनको पार्षद कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9। दिया है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है? पॉलिटी से आपका क्वेश्चन। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखिए मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की जो है नियुक्ति कौन करता है, तो आपके जो है गवर्नर करते हैं, वो यानी कि राज्यपाल करते हैं। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित कथनों ए और आर पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो ये रहा कथन आपके सामने, उसके बाद कारण भी है और उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शंस भी हैं। पहला दिया हुआ है कथन क्या, कि कर्ज किसानों की विपदा का क्या है, मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है। तो बात तो बिल्कुल सही है कि कर्ज जो है किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, क्योंकि किसान का तो जो है काम है वही, ठीक है। और उनका अगर जो है इसकी वजह से क्या किया है, उन्होंने कर्जा लिया है और जिसके बोझ से दबकर वो कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। वहीं बात करते हैं दूसरा जो दिया है कारण, कि छोटे किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं और जिसे कई बार किसान चुका नहीं पाते हैं, इसी वजह से तो कर्ज बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है और इसका कारण भी बन जाता है जो पहला वाला कथन दिया गया था। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, यानी कौन जो है कानून के सरकार ने है जो है किस तरीके के श्रम पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। दिया है बंधुआ मजदूरी, अनियमित, दिहाड़ी, असंगठित, और नीचे जो है कोट वाले ऑप्शन दिए गए हैं। देखिए अगर हम बात करें बंधुआ मजदूरी तो इस पे जो है कि नियंत्रण लगा दिया गया है, ठीक है, इस पे जो है क्या कर दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया है, ऐसा नहीं करना है आपको। उसके बाद अनियमित पे आपका प्रतिबंध नहीं लगा है, दिहाड़ी तो होता ही है, और संगठित, इन तीनों पे नहीं लगा है, केवल ए पर लगा है। तो केवल ए ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में सरकार के एक से अधिक स्तर होने का क्या मुख्य कारण है। समुदायों की अधिक संख्या, सीमांत क्षेत्रों की सुरक्षा, रियासतों को संतुष्ट करना, या ब्रिटिश शासन के समय व्यवस्था की अच्छी जानकारी देना। तो देखिए अगर भारत में हम सरकार के जो एक से अधिक स्तर होने का क्या कारण है, वो सिंपल सी बात है, क्योंकि हम उसको संभाल नहीं पाएंगे अगर कई स्तर में नहीं होंगे। तो यहाँ पर जनसंख्या यानी समुदायों की अधिक संख्या जो है मुख्य कारण बनती है भारत में एक से अधिक जो है स्तर के सरकारें होने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार करिए। 4 कथन आपके सामने दिया है कि लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर बनते हैं, लड़कियां फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं, लड़कियां सौम्य और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं, और लड़के दबंग और उग्र होते हैं। तो कौन से कथन जो है रूढ़िवादिता को पोषित करता है, बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पहले ऑप्शन की, लड़कियों की तुलना में लड़के एक बेहतर स्काउट लीडर होते हैं, ये जो है रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। वही लड़कियाँ फुटबॉल खेलने में अच्छी होती हैं, ये चीज़ तो नहीं प्रदर्शित कर रहा है। लड़कियाँ सौम्य और कोमल और अच्छी देखभाल करने वाली होती हैं, ये भी जो है क्या होता रहा है, रूढ़िवादिता को प्रदर्शित कर रहा है। वहीं पर लड़के दबंग और उग्र होते हैं, ये भी दिखा रहा है। तो यानी ए सी डी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। यानी ये तीनों ऑप्शन रूढ़िवादिता को क्या करते हैं, पोषित करते हैं, और क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कूट वाले बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होने वाला है। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है भारत की संसद बनाते हैं। तो कौन कौन से मिलकर बनाते हैं, पहला दिया हुआ है राज्यसभा, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्य विधानसभा, और चौथा दिया है राष्ट्रपति। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। अगर हम भारतीय संसद की बात करें तो उसमें राज्यसभा भी होता है, लोकसभा भी होता है, और राष्ट्रपति भी होता है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, पहला, दूसरा और चौथा। तो ये 3 ऑप्शंस किस में दिए हैं, ए बी डी। तो ए बी डी किस में दिया हुआ है, चलिए 3 ऑप्शंस ऊपर जो दिख रहे हैं उसमें तो दिख नहीं रहा है, नीचे वाले ऑप्शंस में शायद होगा, बिल्कुल है। तो राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राज्य को चाहिए क्या करना चाहिए। प्रभुत्वशाली धर्म को अन्य धर्म को अपने तहत लाने के लिए प्रेरित करना चाहिए, बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। राष्ट्र निर्माण के लिए धार्मिक गतिविधियों में शामिल होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देना चाहिए, ये पॉइंट भी गलत है। देश के धार्मिक संघर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, हाँ, तो ये पॉइंट जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए जो है कि बिल्कुल सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी की किसी भी धार्मिक संघर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वाक्य की बेहतर व्याख्या करता है कि भारत के पास एक एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। पहला ए ऑप्शन है आपका कि व्यक्ति उच्च न्यायालय जा सकता है अगर वह निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है। उसके बाद दिया है कि ऊपरी अदालतों द्वारा लिए गए निर्णय निचली अदालत पर बाध्यकारी नहीं है, तो ये पॉइंट गलत है और ये जो है बिल्कुल सही है, यानी केवल ए ऑप्शन आपका सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन वही बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की। दिया है कि किसी समुदाय के घेटोइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा होता है उसका बाकी समाज से अलगाव हो जाता है, उनकी संस्कृति का विविधीकरण होता है, अल्पसंख्यकों का संरक्षण होता है, या उनका सामाजिक सशक्तिकरण होता है। तो अगर हम बात करें किसी भी समुदाय के घेटोइजेशन की प्रक्रिया का नतीजा का क्या होता है, तो होता है ऑप्शन नंबर ए कि उसका बाकी समाज से अलगाव हो जाता है।
तो दोस्तों ये था आज का सेशन जिसमें हम लोग किए महत्वपूर्ण 17 क्वेश्चन। ठीक है, और इसी तरीके दोस्तों आगे क्वेश्चंस की संख्या और भी बढ़ने वाली है, यानी लगभग कम से कम 30 क्वेश्चन तो एक दिन में टारगेट रखना ही है कि इतना क्वेश्चन हम लोग कर सकें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस आप कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा दोस्तों। तो हमारे चैनल पे आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस भी मिलेंगे, बेहतर एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा और हर तरीके से आपको चीज़ें जो है परफेक्ट मिलेंगी, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़, आपको लगा है कि आपके लिए जो है कि थोड़ा सा भी ये इंपॉर्टेंट रहा है क्वेश्चंस, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे यदि आप चाहते हैं ऐसे डेली प्रैक्टिस सेट करना। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।